आखिर इस छोटी सी लड़की को जंजीरों में क्यों जकड़ कर रखा गया है और इसके कमरे के बाहर 24 घंटे बंदूक ताने सैनिक क्यों खड़े रहते हैं? क्या ये कोई आम बच्ची है या फिर इंसानों के भेष में छुपा कोई खूंखार मॉन्स्टर? चलिए जानते हैं आज की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में। यह कहानी तब की है जब दुनिया पूरी तरह तबाह हो चुकी है और ज़ॉम्बी हर जगह फैल गए हैं। कुछ खास बच्चे जो इंसान और ज़ॉम्बी दोनों की तरह हैं, उन्हें प्रयोगशालाओं में बंद करके रखा गया है। वे तभी बाहर आते हैं जब उन्हें पढ़ाई के लिए कक्षा में ले जाया जाता है। मेलानी नाम की एक बच्ची और कुछ और बच्चे जो व्हील चेयर में होते हैं, वो रसायन विज्ञान की क्लास के लिए तैयार हो रहे हैं। ये क्लास उनकी टीचर मिस हेलन लेने वाली हैं, लेकिन मेलानी बीच में ही उन्हें रोककर कहती है कि वो एक कहानी सुनाए। हालांकि ये बच्चे दिखने में आम बच्चों जैसे हैं, लेकिन वहां मौजूद सभी सैनिकों को इन्हें सिर्फ एक प्रयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले जानवर की तरह देखने की ट्रेनिंग दी गई है। यहाँ सिर्फ मिस हेलन ही अकेली इंसान है जो इन बच्चों से प्यार से बात करती हैं और उन्हें इंसान मानती हैं। फिर पढ़ाई खत्म होने के बाद बच्चों को वापस उनके सेल में ले जाया जाता है। गार्ड्स पूरे रास्ते उन पर बंदूक ताने रहते हैं और हर दिन उनके कमरे का दरवाजा 3 बार बंद किया जाता है। बच्चों को खाने में कीड़े मकोड़े दिए जाते हैं और हर दिन डॉक्टर कैल्डवेल मेलानी से मिलने आती हैं। एक दिन वो मेलानी को एक पजल देती हैं। डॉक्टर कहती हैं कि एक बंद डिब्बे में एक बिल्ली है, वो या तो जिंदा है या मर चुकी है। अब मेलानी को यह बताना है कि डिब्बा खोले बिना वो कैसे पता लगाएगी कि बिल्ली जिंदा है या नहीं। मेलानी को यह सवाल मुश्किल लगता है। वो कहती है कि वो इस पर सोचेगी और जल्दी ही जवाब देगी। इसके बाद डॉक्टर कैल्डवेल ने मेलानी से कहा कि वो 1 से 20 के बीच कोई एक नंबर बताए, जिस पर मेलानी ने 13 चुना। अगले दिन जब वो कक्षा में आई तो उसने देखा कि नंबर 13 वाले सेल में रहने वाला लड़का केनी कक्षा में नहीं आया है। अब मेलानी को शक होने लगा कि शायद उसके नंबर चुनने से केनी के साथ कुछ गलत हो गया। जब मिस हेलन ने देखा कि बच्चे अपने दोस्त की चिंता कर रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें एक कहानी लिखने को कहा। उन्होंने बच्चों की जंजीरें भी खोल दी ताकि वे आराम से लिख सकें। जब सभी बच्चों ने अपनी अपनी कहानी पूरी कर ली तो मेलानी ने अपनी कहानी जोर से पढ़ने की इच्छा जताई। उसने एक सुंदर और बहादुर महिला की कहानी सुनाई जो जंगल में घूम रही थी। तभी एक बहुत बड़ा राक्षस उस पर हमला कर देता है और उसे खा जाना चाहता है, लेकिन वो औरत भागने की बहुत कोशिश करती है। फिर भी राक्षस बहुत ताकतवर होता है और उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी एक छोटी लड़की वहां आ जाती है और उस औरत को राक्षस से बचा लेती है। इसके बाद वो औरत और लड़की माँ बेटी की तरह साथ रहने लगती है और हमेशा खुश रहती है। जब मेलानी ने यह कहानी सुनाई तो मिस हेलन बहुत भावुक हो गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उन्हें लगा कि मेलानी ने कहानी में उसी औरत की जगह उन्हें दिखाया है। तभी टीचर को रोता देख मेलानी ने माफी मांगी और कहा कि वो उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। लेकिन हेलन मुस्कुराई, उसके पास आई और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। तभी उसी वक्त सार्जेंट एडी कमरे में आ गया। वो गुस्से में था और टीचर से बहस करने लगा। उसने कहा कि ये बच्चे खतरनाक हैं और सिर्फ दिखने में मासूम हैं, इसलिए आपको इन्हें छूना नहीं चाहिए। फिर वो अपनी बांह को जोर से रगड़ता है और अपना हाथ उन बच्चों में से एक के पास ले जाता है। इससे इन सभी को इंसानी मांस की गंध आ जाती है और वे अपना कंट्रोल खो देते हैं। वे एडी को खाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी बच्चों के साथ बुरा व्यवहार होता देख मिस हेलन गुस्से में आकर एडी को चिल्लाकर कहती हैं कि वो उनकी क्लास से बाहर चला जाए। फिर वो बच्चों को शांत करती हैं और पढ़ाई जारी रखती हैं। बाद में जब मेलानी को फिर से उसके सेल में ले जाया जाता है तो वो सार्जेंट एडी से कहती है, अगर मेरे पास सारी बुराई को बंद करने के लिए एक डिब्बा होता तो मैं तुम्हें उसमें बंद कर देती, तुम्हारी बुरी बातों की सजा के लिए। जिसे सुन एडी बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे ऐसे ही चेयर पर छोड़कर चला जाता है। तभी उस शाम मेलानी अपनी चेयर से बंधी हुई होती है और हिल भी नहीं सकती। जब मिस हेलन उसे देखने आती हैं तो उन्हें पता चलता है कि मेलानी को पूरे दिन हथकड़ी में रखा गया है। ये देखकर वो बहुत हैरान और नाराज हो जाती हैं। वो तुरंत गार्ड को बुलाने के लिए जोर जोर से चिल्लाती हैं, लेकिन कोई नहीं आता। फिर हेलन खुद ही फैसला करती हैं कि वो सेल का दरवाजा खोलेंगी और अपनी छात्रा को आजाद करेंगी। लेकिन जैसे ही वो पास जाती है, मेलानी को इंसान की खुशबू आने लगती है। वो अपना कंट्रोल खोने लगती है, लेकिन खुद को रोकने की कोशिश करती है। वो हेलन से कहती है, प्लीज दूर चली जाओ। फिर अचानक मेलानी खुद को नहीं रोक पाती और मिस हेलन को काटने की कोशिश करती है, लेकिन हेलन समय पर बाहर निकल जाती है और बच जाती है। वो कहती है कि ये सब उसकी गलती है और इसके लिए माफी मांगती है। फिर अगली सुबह डॉक्टर कैल्डवेल फिर से मेलानी से मिलने आती हैं। इस बार वो मेलानी से कहती हैं कि वो 1 से 20 के बीच एक और नंबर चुने। मेलानी खुद का ही एक नया नंबर चुनती है।
हालांकि उसे अंदर से डर है कि इस बार भी कुछ बुरा हो सकता है। फिर कुछ ही देर बाद जब गार्ड बच्चों को क्लास में ले जाने आते हैं तो मेलानी हमेशा की तरह अपनी सीट पर बैठ जाती है। लेकिन उसे यह खबर मिलती है कि इस बार वो क्लास में नहीं जाएगी। उसे आर्मी बेस के बाहर ले जाया जाता है। वहां वो देखती है कि सैकड़ों ज़ॉम्बी लोहे की फेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अंदर आ सके। फिर सार्जेंट एडी उसे डॉक्टर कैल्डवेल की लैब में ले जाता है। वहां मेलानी को एक बेहोश करने वाला इंजेक्शन दिया जाता है। जैसे ही मेलानी बेहोश हो जाती है, डॉक्टर और उसका सहायक उसे व्हील चेयर से उठाकर एक स्ट्रेचर पर लेटा देते हैं और उस पर टेस्ट शुरू कर देते हैं। उसी वक्त मिस हेलन वहां आ जाती हैं। वो डॉक्टर से कहती हैं कि अब वो उसका साथ नहीं देंगी, जिसे सुन डॉक्टर उससे शांति से बात करती हैं और उसे मना लेती हैं कि वो फायर एक्सटिंग्विशर नीचे रख दे। लेकिन अचानक डॉक्टर चालाकी से उस पर मिर्च स्प्रे से हमला कर देती है और अपने सहायक को कहती है कि वो हेलन को पकड़ ले। साथ ही वो सिक्योरिटी को बुलाने का भी आदेश देती है। फिर डॉक्टर हेलन से माफी मांगती है और कहती है कि वो उसकी भावनाओं की इज्जत करती है। लेकिन मेलानी उस वैक्सीन का सबसे जरूरी हिस्सा है जिसे वो बना रही है, इसलिए हजारों लोगों की जान बचाने के लिए मेलानी की कुर्बानी जरूरी है। तभी अचानक सुरक्षा अलार्म बजने लगता है। इसका मतलब है कि ज़ॉम्बी अब बेस के अंदर घुस चुके हैं। जब डॉक्टर की सहायक खिड़कियां बंद कर रही होती हैं तो एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है, जिसे देख डॉक्टर उसे बचाने के लिए दौड़ती है और ज़ॉम्बियों से लड़ने की कोशिश करती है। उसी दौरान उसकी सहायक को बचाने के लिए उसका हाथ काट देती है ताकि वो पूरी ज़ॉम्बी न बने। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि उसकी सहायक पहले से ही संक्रमित हो चुकी होती है, इसलिए डॉक्टर को वहां से भागना पड़ा। मेलानी जो खुद आधी ज़ॉम्बी है, उस पर ज़ॉम्बी हमला नहीं करते। तभी वो पास रखा स्कैल्पल उठाती है और अपने आप को स्ट्रेचर से आजाद कर लेती है। फिर वो तंबू के बाहर जाती है और देखती है कि सैनिक ज़ॉम्बियों से खतरनाक लड़ाई लड़ रहे हैं। तभी उसी वक्त वो देखती है कि 2 गार्ड मिस हेलन पर हमला कर रहे हैं, तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और दोनों गार्डों की गर्दन पर काट लेती है। इसके बाद मेलानी थक कर गिर जाती है। तभी हेलन उसे उठाकर युद्ध के मैदान से दूर ले जाती है। उसी समय जब ज़ॉम्बियों की भीड़ हेलन पर हमला करने ही वाली होती है, तभी एक सेना का टैंक वहां आ जाता है। टैंक की मदद से हेलन और मेलानी दोनों उस खतरनाक जगह से भागने में कामयाब हो जाते। जब वे एक सुरक्षित जगह पर पहुंचते हैं तो सार्जेंट एडी को पता चलता है कि मेलानी भी गाड़ी में है, इसीलिए वो उसे गोली मारने की तैयारी करता है। लेकिन मिस हेलन तुरंत अपने शरीर को मेलानी के आगे ढाल बनाकर उसकी रक्षा करती है। फिर वो गाड़ी का दरवाजा खोलती है ताकि मेलानी पहली बार आजादी महसूस कर सके। मेलानी अब आजाद है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो अपनी आजादी का क्या करे। वो बस लॉन में जाकर बैठ जाती है। तभी डॉक्टर कैल्डवेल कहती हैं कि अगर उन्हें वैक्सीन बनानी है तो मेलानी को जिंदा रखना होगा, क्योंकि वो सबसे जरूरी गिनी पिग बच्ची है। उसी समय मिस हेलन वहां आती हैं, जिसे देख मेलानी कहती है, मैंने कुछ बहुत बुरा किया है, मुझे उन सैनिकों को काटने का दुख है। तभी सार्जेंट एडी अब एक नई योजना बनाता है। वो कहता है कि सबको पास के सैन्य कैंप जाना होगा ताकि जरूरी चीजें लाई जा सकें। यह सुनकर हेलन पूछती हैं कि वहां के स्टाफ का क्या हुआ, जिस पर सार्जेंट जवाब देता है, उन्हें मरा हुआ ही माना जा रहा है। और बच्चों को लेकर वो कहता है कि वे ठीक रहेंगे क्योंकि ज़ॉम्बी ज़ॉम्बियों को नहीं खा सकते। फिर मेलानी को कार के बाहर किनारे वाली सीट पर बांध दिया गया है ताकि वो किसी टीम मेंबर पर हमला न कर सके। जब टीम सफर में होती है तो वे पानी भरने के लिए एक नदी के पास रुकते हैं, लेकिन तभी अचानक कुछ ज़ॉम्बी वहां आ जाते हैं, जिससे सभी चौंक जाते हैं। सैनिक उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं और मिस हेलन मेलानी को बचाने के लिए दौड़ती हैं और उसे कार में छिपा देती हैं। लड़ाई के बीच एक सैनिक को ज़ॉम्बी काट लेता है, जिससे वो धीरे धीरे बदलने लगता है। जैसे ही वो कार में चढ़ने वाला होता है, सार्जेंट एडी तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और उसे सिर में गोली मार देता है। अब जब बाकी लोग सुरक्षित हैं तो मिस हेलन मेलानी को पूरी बात समझाती हैं। वो बताती हैं कि ये ज़ॉम्बी एक परजीवी फंगस से संक्रमित है। ये बीमारी शरीर के अंदर की गीली चीजों के जरिए फैलती है, इसलिए जब कोई ज़ॉम्बी किसी को काटता है तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। फिर कुछ मिनट बाद सभी लोग फिर से अपनी यात्रा शुरू करने के लिए छिपने की जगह से बाहर निकलते हैं। एडी को तब पता चलता है कि गोलीबारी के दौरान एक गोली ईंधन टैंक में लग गई थी, जिससे अब गाड़ी चल नहीं सकती, इसलिए सभी को लंदन तक पैदल चलना होगा। फिर थोड़ा आराम करने के बाद वे खाने की तलाश में आसपास के घरों में जाने का फैसला करते हैं। लेकिन समस्या यह है कि पूरा इलाका भूखे ज़ॉम्बियों से भरा हुआ है, इसलिए वे एक गंध छुपाने वाला जेल लगाते हैं ताकि ज़ॉम्बी उन्हें सूंघ ना सके।
इसके अलावा उन्हें एकदम शांत रहना होगा, वरना ज़ॉम्बी उन पर हमला कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे टीम आगे बढ़ती जाती है। तभी अचानक वे एक संक्रमित महिला को देखते हैं जो एक बच्चे की गाड़ी को धीरे धीरे धकेल रही होती है, जिसे देख सभी लोग वहीं रुक जाते हैं और एकदम चुपचाप खड़े हो जाते हैं ताकि ज़ॉम्बी उन्हें न देख सके। लेकिन तभी डॉक्टर कैल्डवेल को यह जानने की जिज्ञासा होती है कि उस गाड़ी में क्या है। वो ज़ॉम्बी महिला के पास जाती है और धीरे से गाड़ी में पड़ा कंबल उठाती है। वो ये देखकर डर जाती है कि गाड़ी के अंदर बच्चा नहीं बल्कि उसका चेहरा चूहों द्वारा खा लिया गया है। डॉक्टर डर के मारे अचानक एक छोटी सी आवाज निकाल देती है, जिससे पास के कुछ ज़ॉम्बी जाग जाते हैं। तभी एडी और किरण जल्दी से उन्हें सिर में गोली मारते हैं। अब टीम को जल्दी करना होता है, क्योंकि अगर सभी ज़ॉम्बी एक साथ जाग गए तो वे हमला कर देंगे। फिर कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक सूना पड़ा गोदाम मिल जाता है और वे वहां जाकर छिप जाते हैं। उनकी योजना है कि वे इस जगह को थोड़ी देर के लिए आराम करने और छिपने की जगह के रूप में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सबसे पहले उन्हें यह देखना है कि अंदर कोई खतरा तो नहीं है। इसलिए हेलन और एक सैनिक गोदाम के चारों ओर घूमकर सब कुछ चेक करने जाते हैं। उधर डॉक्टर कैल्डवेल मेलानी पर नजर रखती हैं, क्योंकि उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं है। इस मौके का फायदा उठाकर मेलानी डॉक्टर से पूछती है कि मैं कहां से आई हूं, जिस पर डॉक्टर जवाब देती हैं कि सार्जेंट एडी और बाकी सैनिक जब बचाव के लिए शहरों में जाते थे तो एक बार उन्हें एक अस्पताल मिला। वहां उन्होंने कुछ बहुत अजीब चीजें देखी, जैसे कि संक्रमित नवजात बच्चे। लेकिन बाकी ज़ॉम्बियों से अलग ये बच्चे सोच सकते थे, बात कर सकते थे और आम इंसानों जैसा बर्ताव कर रहे थे। इन नवजात शिशुओं को उनकी माओं के पास एक वार्ड में पाया गया था, लेकिन उन माओं के पेट फटे हुए थे और उनके अंदर के अंगों को किसी ने खा लिया था। डॉक्टर कैल्डवेल का मानना है कि यह सब एक ही घटना में हुआ था। सभी माएं एक साथ संक्रमित हुईं। उनके पेट में जो बच्चे थे उन्हें प्लेसेंटा के जरिए संक्रमण लग गया। जब उन बच्चों के शरीर पूरी तरह बन गए तो उन्होंने अपनी मां के पेट के अंदर से बाहर निकलने के लिए उन्हें अंदर से ही खा लिया। यह कहानी सुनकर मेलानी समझ जाती है कि डॉक्टर कैल्डवेल उसे वैक्सीन बनाने के लिए प्रयोगशाला का एक जरिया क्यों बनाना चाहती हैं। इसी बीच मिस हेलन उस इमारत के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती हैं। तभी उन्हें जंजीरों में बंधा एक ज़ॉम्बी दिखता है। वो तुरंत उसे मार देती हैं। फिर सारी जांच के बाद सब लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये जगह अब सुरक्षित है। इसलिए वे तय करते हैं कि इस रात वहीं आराम करेंगे। जब सभी सो रहे होते हैं तो मिस हेलन मेलानी को साफ कपड़े देती हैं और कहती हैं कि सुबह वो उसके लिए खाना लाने की कोशिश करेंगी। लेकिन सुबह सुबह सार्जेंट एडी देखता है कि इमारत के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी घूम रहे हैं, इसलिए अब बाहर जाना बहुत खतरनाक है। मेलानी तब एक आइडिया देती है। वो कहती है कि वो बाहर जाकर ज़ॉम्बियों का ध्यान भटकाएगी ताकि बाकी लोग सुरक्षित रह सकें। अब उनके पास कोई और तरीका नहीं होता तो एडी उसे बाहर जाने की इजाजत दे देता है। तभी मेलानी पास में मिली एक बिल्ली को खा लेती है ताकि उसमें ताकत आ सके। फिर वो एक घर के अंदर जाती है जहां उसे एक कुत्ता मिलता है। वो कुत्ते को अपनी गोद में उठा लेती है और उसे चारे की तरह इस्तेमाल करती है ताकि ज़ॉम्बी उसका पीछा छोड़ दें। इस तरकीब से पूरा समूह जिंदा बच जाता है और वे कुछ और किलोमीटर आगे बढ़ते हैं। फिर वे ज़ॉम्बियों के एक नए झुंड से टकरा जाते हैं, जिन्हें देख वे तुरंत एक इमारत की छत पर चढ़ जाते हैं ताकि ऊपर से रास्ता देखकर भागने की योजना बना सकें। मेलानी इस बार भी आगे बढ़ने और सुरक्षित रास्ता खोजने की पेशकश करती है। अब वो रेडियो के जरिए टीम के बाकी लोगों से बात करती है और उन्हें रास्ता बताती है। एडी और बाकी लोग रेडियो के निर्देशों से सुरक्षित रूप से रास्ता पार कर लेते हैं। तभी रास्ते में एक जगह डॉक्टर कैल्डवेल को ऐसे फंगस के बीजाणु मिलते हैं जो अब हवा में फैलकर लोगों को संक्रमित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये देखकर सब समझ जाते हैं कि अब खतरा बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए पूरा ग्रुप तेजी से चलना शुरू कर देता है। वे तब तक चलते हैं जब तक कि एक बड़ी सी टावर जैसी जगह पर नहीं पहुंच जाते, जो एक विशाल पेड़ जैसी लगती है और बीजाणु वाले फंगस के गोलों से भरी होती है, जिसे देख डॉक्टर कैल्डवेल कहती हैं कि यहाँ कोई ज़ॉम्बी नहीं है, क्योंकि ये कवक पहले ही उनका दिमाग खा चुका है। अब ये फंगस अपना अगला चरण यानी बढ़ने और फैलने की तैयारी में है। जब डॉक्टर उस संरचना का ध्यान से निरीक्षण करती हैं तो उन्हें सैकड़ों बीजाणु वाले गोले दिखाई देते हैं। वो कहती हैं अगर ये खुल गए तो ये पूरी दुनिया के लिए तबाही बन जाएंगे। इसी बीच सार्जेंट एडी को पास में एक मोबाइल प्रयोगशाला मिलती है। डॉक्टर कैल्डवेल उन्हें बताती हैं कि इसका दरवाजा कैसे खोलना है। वो कहती हैं कि यह लैब पूरी तरह सील बंद और सुरक्षित है और यह सूरज की रोशनी से चलती है। फिर जब वे प्रयोगशाला के अंदर जाते हैं तो हेलन खाना ढूंढने लगती हैं। वहीं एडी सैन्य बैरकों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता, इसलिए उन्हें जनरेटर को ठीक करना पड़ता है।
ताकि ये जगह फिर से सही तरह से काम कर सके। इस बीच किरण सामान लाने के लिए बाहर जाने की पेशकश करता है। तभी मेलानी कहती है कि उसे भी बाहर जाना होगा क्योंकि उसने कबूतर खाया था, लेकिन अब फिर से भूख लग रही है। फिर वो थोड़ी देर सो जाती है। जब मेलानी उठती है तो वो ये देखने जाती है कि उस इमारत के अंदर क्या है। उसे बहुत आश्चर्य होता है क्योंकि वो वहां ज़ॉम्बी बच्चों के एक समूह को देखती है जो वहां छिपे हुए रहते हैं। ये बच्चे भी आधे इंसान और आधे ज़ॉम्बी होते हैं, लेकिन ये जन्म से ही जंगल में रहकर जिंदा रहे हैं, इसलिए वे नहीं जानते कि अचानक किसी इंसान से कैसे बात करें या कैसा व्यवहार करें। तभी अचानक सारे बच्चे अपनी छिपने की जगह से बाहर आ जाते हैं, जिसे देख मेलानी को शक हो जाता है कि वे सब किरण के पीछे जा रहे हैं। वो जल्दी से बेस लौटती है और सबको बताती है कि किरण खतरे में है। इस समय एडी किरण से रेडियो पर बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। असल में किरण ने खाने की तलाश में एक स्टोर के नीचे घुसने के लिए अपना वॉकी टॉकी हटा दिया था, इसलिए वो जवाब नहीं दे पाता। जैसे ही सार्जेंट एडी किरण को ढूंढने जाने वाले होते हैं, तभी बैरक से संपर्क हो जाता है, लेकिन तब पता चलता है कि सभी सैन्य ठिकानों पर हमला हो चुका है और अब कहीं से मदद आने की कोई उम्मीद नहीं बची है। फिर पूरा समूह किरण को ढूंढने निकलता है। मेलानी, जो आधी ज़ॉम्बी है, अपनी सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करती है ताकि किरण को खोजा जा सके। तभी दूसरी ओर किरण चौंक जाता है जब वो देखता है कि एक बच्चा उसके सामने आ गया है। वो बच्चा एक चूहे का इस्तेमाल करता है ताकि किरण को अपने पास बुला सके, क्योंकि उसका मानना होता है कि सभी इंसान जानवरों को खाते हैं। किरण उस बच्चे की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, वो उनके जाल में फंस जाता है। और तभी अचानक एक और बच्चा उस पर हमला करता है और फिर बाकी भूखे बच्चे मिलकर उसे जिंदा खा जाते हैं। जब मेलानी और उसका समूह वहां पहुंचते हैं तो उन्हें सिर्फ किरण के शरीर के बिखरे टुकड़े जमीन पर मिलते हैं। मेलानी को समझ में आ जाता है कि जैसे किरण फंसा, वैसे ही अब हेलन और एडी भी खतरे में है। मेलानी तब बच्चों से बात करने की कोशिश करती है और सार्जेंट एडी से कहती है कि वो किसी भी बच्चे पर गोली न चलाएं, क्योंकि वे सभी बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि वो खुद। फिर वो सैवेज नाम के लड़के का सामना करती है, जो बच्चों के गिरोह का नेता होता है। वो उसे चुनौती देती है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मेलानी अपनी हथकड़ी का इस्तेमाल करके लड़के की कलाई बांध देती है। इसके बाद वो एक बेसबॉल बैट उठाती है और कई बार उसके सिर पर मारती है, जब तक कि वो लड़का मर नहीं जाता। ये ताकत दिखाने के बाद मेलानी अपने दोस्तों से कहती है कि वे बाकी बच्चों की तरफ न देखें और डरे होने का दिखावा करें। मेलानी की योजना ये दिखाने की थी कि बाकी इंसान उसके शिकार हैं। अगर कोई बच्चा उनका खाना छीनने की कोशिश करेगा तो मेलानी ही उसे मार डालेगी। इसके बाद तीनों फिर जल्दी से मोबाइल लैब में लौट आते हैं। वहां वे देखते हैं कि डॉक्टर कैल्वेल ने ऑक्सीजन मास्क पहन रखा है और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है। वो कुछ कहने की कोशिश करती हैं, लेकिन मेलानी को जल्दी ही पता चल जाता है कि डॉक्टर ने सबको बेहोश करने के लिए नींद की गैस छोड़ी है। सैन्य अड्डे पर जब डॉक्टर का हाथ काटा गया था, तब से उनका जख्म और भी गंभीर हो गया है और अब वो समझ चुकी हैं कि वो संक्रमित हो चुकी हैं, यानी अब वो मरने वाली हैं। इसीलिए डॉक्टर कैल्वेल अब अपने अंतिम शोध को पूरा करना चाहती हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें मेलानी को अपने प्रयोग का जरिया बनाना होगा। वो जानती हैं कि हेलन कभी इसकी इजाजत नहीं देगी। जब वो दोबारा पीछे मुड़ती हैं तो देखती हैं कि मेलानी उनके सामने खड़ी है, पूरी तरह ठीक। उन्हें हैरानी होती है कि मेलानी पर नींद की गैस का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि मेलानी के शरीर में जो फंगस है वो ऑक्सीजन का उपयोग खुद ही कर लेता है, इसलिए उसे सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब डॉक्टर कैल्वेल भावनात्मक दबाव डालती हैं। वो कहती हैं, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो हेलन और बाकी इंसान मर जाएंगे। लेकिन मेलानी को यह बात ठीक नहीं लगती कि उसे और बाकी बच्चों को मरना पड़े ताकि बड़े लोग बच जाएं। इसलिए वो डॉक्टर को अपना दिमाग प्रयोग के लिए देने से मना कर देती है। इसके बाद मेलानी एक बड़ा फैसला लेती है। वो माचिस की एक डिब्बी उठाती है और डॉक्टर से कहती है कि वो प्रयोगशाला से बाहर न जाएं, क्योंकि यही उनके लिए सबसे सुरक्षित जगह है। लेकिन डॉक्टर कैल्वेल उसकी बात नहीं मानती और मेलानी के पीछे चल देती हैं। तभी मेलानी तेजी से फंगस से भरे उस बड़े टावर की तरफ जाती है। जैसे ही वो वहां पहुंचती है, डॉक्टर भूखे बच्चों से घिर जाती हैं और वे उन्हें जिंदा खा जाते हैं। टावर तक पहुंचने के बाद मेलानी माचिस जलाती है और वहां मौजूद सूखे और मरे हुए ज़ॉम्बी शरीरों में आग लगा देती है, जिससे फंगस के बीजाणु हवा में फैल जाते हैं। डॉक्टर कैल्वेल ने बताया था कि इस फंगस के बीजाणु आसानी से नहीं खुलते, लेकिन जब उन्हें गर्मी और नमी मिलती है तो वे फट जाते हैं और हवा में बहुत छोटे कण छोड़ते हैं। अब केवल ज़ॉम्बी ही खतरा नहीं है,
जो भी व्यक्ति उन बीजाणुओं वाली हवा में सांस लेगा वो भी संक्रमित हो जाएगा। जब मेलानी वापस जाती है तो वो सार्जेंट एडी से मिलती है और एडी को इस बात का अफसोस होता है कि उसने उसे चेंबर से बाहर निकलने दिया। मेलानी नहीं चाहती थी कि एडी को कोई नुकसान पहुंचे। जब एडी को सच पता चलता है तो वो बहुत दुखी हो जाता है और कहता है, मैं ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहता। वो मेलानी से विनती करता है कि वो उसके सिर में गोली मार दे ताकि उसे तकलीफ ना हो। फिर मेलानी धैर्य से इंतजार करती है जब तक कि एडी पूरी तरह ज़ॉम्बी न बन जाए और फिर उसे मार देती है। फिर कुछ मिनट बाद हेलन जागती हैं और मेलानी को देखने के लिए उठती हैं, लेकिन इससे पहले कि वो प्रयोगशाला से बाहर निकल पाएं, वो देखती हैं कि फंगस के बीजाणु हवा में उड़ रहे हैं। मेलानी जल्दी से दरवाजे पर खड़ी हो जाती है ताकि वो अपनी शिक्षिका हेलन को बाहर जाने से रोक सके और उन्हें संक्रमण से बचा सके। इस पल दोनों को समझ में आता है कि अब उनके पास एक दूसरे के अलावा कोई नहीं बचा। फिर कुछ दिन बाद मेलानी उन दूसरे बच्चों से मिलती है जो पहले उसके साथ सैन्य अड्डे पर रहते थे। वे अब एक साथ मिलकर हेलन की कक्षा में पढ़ाई करने आते हैं ताकि वे भी पढ़ना और समाज में रहना सीख सकें। मेलानी को उम्मीद है कि ये सभी बच्चे जल्द ही अच्छा जीवन जीना सीखेंगे। तो आपको यह फिल्म कैसी लगी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए।